हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग पॉलिटी का सीरीज चला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज चला रहे थे और इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 को कवर कर लिया था और आज हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे। आर्टिकल 5 से 11 यानी 5 to 11 जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स आपको कवर करने को दिखा जाएगा। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक है बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा और बहुत डिटेल के साथ कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। कंटेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको समझना हो या फिर कोई दिक्कत की बात हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के ऊपर। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है बिल्कुल अगर बात किया जाए तो ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 की बात करें तो ये सिटीजनशिप की इसकी चर्चा की गई, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पूरे डिटेल में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 को देखेंगे। क्या है आर्टिकल 5, क्या है आर्टिकल 6, क्या है आर्टिकल 7, ये सारी चीजों को हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब पहले आप लोग बातचीत जानेंगे। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता मतलब आप समझ रहे होंगे किसी देश के जो नागरिक होते हैं उसे नागरिकता कहलाता है। ठीक है, किसी देश के अगर आप नागरिक हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये होनी चाहिए कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी देश जो होता है अपने मूल निवासियों को यानी डोमिसाइल को कुछ ना कुछ स्पेशल राइट देता है, विशेष अधिकार देता है। उसी अधिकार को जो दिया जाता है उसी को नागरिकता कहा जाता है। यानी कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे सिटीजन्स जो है अदर कंट्री से कोई अगर कोई पीपल्स हमारे देश में आता है और उनके मुकाबले और हमारे मुकाबले में काफी अंतर हुआ, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट जो देती है वो उनसे काफी ज्यादा फैसिलिटी देती है, काफी ज्यादा पेपर वर्क हमारे यहाँ है, उनसे ज्यादा हमें राइट मिलता है। तो यही है बेसिकली सिटीजनशिप का मतलब। ठीक है, नागरिकता मतलब। ठीक है, और भारत में ऐसा सिस्टम है कि हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। यानी कि अगर आप बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यानी यूएसए की, वहां पर दोहरी नागरिकता की बातचीत चलती है। एक तो आपको राज्य का नागरिकता लेना होगा और उस देश का भी नागरिकता लेना होगा। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है, सिर्फ एक ही नागरिकता लेना है, राज्य की नागरिकता लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, राज्य के हम सिर्फ निवासी हो सकते हैं लेकिन नागरिकता जो होगा हमारे भारत का होगा। और भारत में सिटीजनशिप जो रूल है ये जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। जहां तक मैं सही हूं इसको याद रखिएगा। भारत में जो सिटीजनशिप लिया गया है वो किस कंट्री से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया कि सिटीजनशिप का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, सिटीजनशिप का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट हमें कुछ स्पेशल राइट देती है वही बेसिकली जो है हमारे देश के लिए, हमारे जो भी इंडिया में जो रह रहे हैं उनको स्पेशल राइट दिया जाता है अदर कंट्री के मुताबिक। ठीक है, बेसिकली सिटीजनशिप में यही देखा जाता है और हम भारत के नागरिक हैं, नागरिकता को ही सिटीजनशिप कहा जाता है। ठीक है, और वे किस कंट्री से लिया गया है, तो सिटीजनशिप का जो रूल जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स 5 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल्स 5 के ऊपर अभी जो हमारे देश में सिटीजनशिप है वो, अभी जो हमारे देश में जो सिटीजनशिप है, नागरिकता जो है वो किस आधार पे है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर है। ठीक है, ये जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर है। ये हम लोग आगे जाके थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1986 में ये पहली बार अमेंडमेंट हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग भी नोट डाउन करते चले जाओ। ठीक है, ये पहली बार जो अमेंड हुआ था ये 1986 में अमेंड हो गया था। ठीक है, जिससे हमारे देश में पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारे जो है वो भारत सिटीजनशिप को ही मिल सकता है, भारत के नॉन सिटीजन्स को ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई एक्ट है, ठीक है, वो अगर कोई एक्ट है, कोई रूल है तो वो कौन बनाएगा, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, ये किसके पास पावर है,
ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी रूल है, कोई भी एक्ट है, तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट में अगर किसी मंत्रालय को दिया गया तो ये होम अफेयर्स को दिया, यानी गृह मंत्रालय के पास ये बिल्कुल है। गृह मंत्रालय ये सारे चीज तैयार करता है और इसको पार्लियामेंट में जाके सौंपता है। उसके बाद इसको दोनों सदनों से क्या करना है, पास करवाना पड़ता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स 5 के ऊपर। क्या है आर्टिकल्स 5? ठीक है, देखो क्या हुआ था कि जब संविधान बना था, ठीक है, जब संविधान बना था और संविधान बनने से उस समय के आसपास की बातचीत अगर हो रही थी, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कंट्री के लोग थे जो कहीं पाकिस्तान जा रहे थे, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, कोई अदर कंट्री से आ रहा था। तो उस समय एक ऐसा रूल बनाना जरूरी था, एक एक्ट बनाना जरूरी था जिस पर उस टाइम यह काम कर दिया जा सके। तो ये एक रूल बनाया गया कि सिटीजनशिप जो भी होगा वो 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 के हुआ था। और 26 जनवरी 1950 के पहले के लिए ये रूल बनाया गया था, क्योंकि जब संविधान हमारा लागू हो जाएगा उसके बाद जो एक नया एक्ट बनेगा, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना था, तो उससे पहले के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने जरूरी थे। इसलिए ये लोग ज्यादा समय न गंवाते हुए कुछ ना कुछ रूल्स बनाए थे, ताकि कोई पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं या फिर कोई भारत से पाकिस्तान गया हो या फिर कोई अदर हमारे मूल निवासी जो हमारे कभी रहा करते थे वो कहीं और कंट्री में रह रहे हो, तो उससे रिलेटेड सारे एक फैक्चुअल एक लॉ बनाना बेहद जरूरी था, जो कि वहां पर ये बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में यह कहता है कि 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन टू बिकेम सिटीजन। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हो सकते हैं सिटीजन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। और क्या क्या हो सकता है भैया? तो पहला पॉइंट जो है डोमिसाइल, भारत का वो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि भारत का निवासी। ठीक है, ये जो है अभी इसका कोई यूज नहीं है, मैं अभी बार बार बता रहा हूं, आर्टिकल 5 से 11 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अभी यूज नहीं है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर जो रूल बना है, जो एक्ट बना है, लॉ बना है, उसी लॉ को आज फॉलो होता है। ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 के पहले के लिए ये लॉ अप्लीकेबल था। तो आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि अगर भारत का सिटीजन आपको बनना है तो भारत के आपको डोमिसाइल होना चाहिए। अब यहाँ पर डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? तो डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवासी। हमें अगर हम कहीं पर रहते हैं, जैसे मैं कल के डेट में दिल्ली गया और वहां पर कोई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने बोला कि भाई मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति मुझसे पूछा कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं? तो मैंने बताया मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एग्जैक्ट मेरा जो घर है जहां पर मेरा पूर्वज रहते हैं, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, उसी को डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, डोमिसाइल इसको बोलते हैं मूल निवास। ठीक, ये मूल निवास चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली जहां पर जन्म होता है उसी को हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं। तो भारत के सिटीजन्स बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डोमिसाइल होना पड़ेगा वहां के। ठीक है, डोमिसाइल होना पड़ेगा। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक तो ये फिक्स्ड होगा और इनमें से 1 2 3 में से एनी वन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका जन्म या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो, या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और 5 इयर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और 5 इयर्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो रह रहा हो। ठीक है, तो अगर आपको भारत का सिटीजनशिप उस समय चाहिए था तो या तो आप पहला होना चाहिए कि आप यहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, आप यहाँ के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन तीनों में से आपका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक, यानी कि 1945 से लेकर 1950 तक आप भारत के ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हो। ठीक है, यहाँ के निवासी रहे हो। इन तीनों में से एक और एक डोमिसाइल, ये 2 चीज होने चाहिए थी उस समय भारत के सिटीजन्स आपको बनने के लिए। ठीक है, तो भारत को सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए आर्टिकल्स 5 में उस समय के बारे में बातचीत की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 6 के ऊपर। क्या बोलता है आर्टिकल 6? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान।
हु हैड माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब उस समय में भारत जो था, और भारत पहले आपको पता हो कि अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब होता है पहले भारत जो था वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हुआ करता था, इंडिया पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर हुआ करता था। तो राइट ऑफ सिटीजनशिप मतलब ये कह रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए हो या फिर आने वाले हो, और उनको भारतीय नागरिकता उन्हें चाहिए थी। तो उनके लिए क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या उनको रूल्स थे। पहला है ही हिज पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जिसको नागरिकता चाहिए वो खुद या फिर उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दादा दादी इसी देश के यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि 1947 से पहले उनका जन्म जो है वो भारत में हुआ हो, ठीक है, एक तो ये चाहिए। साथ ही साथ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक चाहिए, यानी ये दो में से कोई एक हमें चाहिए। एक तो ये चाहिए कि उनका जन्म, उनके पेरेंट्स का जन्म या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि भारत आजाद होने से पहले, और दूसरा इन दोनों में से एक होने चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 1948 यानी 19 जुलाई 1948 he had been ordinary resident in the territory of India since the date of migration। मतलब ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हों और अभी तक भारत में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनकर वो रह रहे हो, तो वो उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है, एक तो ये होने चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, पहला तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो और अभी भी भारत का निवासी हो, तो वो उनको आराम से भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा, और सिर्फ उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उनका जन्म जो बॉर्न अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 19 जुलाई 1948 यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, he had been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf of the government of India। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो उनको क्या करना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे उनके पास जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी एक रूल है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अंडर ही हैज बीन रेजिडेंट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रजिस्टर्ड कर रहे हो उसके 6 महीने पहले आप भारत के ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहे हो, भारत के निवासी आप रह चुके हो। यानी कि आपको समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताता हूं, तीनों पॉइंट्स को बताता हूं। अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है और उसको भारतीय नागरिकता चाहिए, तो उनको क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, वो खुद या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में अनडिवाइडेड इंडिया 1947 के पहले भारत में उनका जन्म हुआ हो। एक तो ये पॉइंट कंफर्म है, ये कंपलसरी है ये, और इसके अलावा इनमें से दो 1 और 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है ये और ये, इनमें से कोई एक। पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो और अभी भी वो भारत का हिस्सा बना हो, भारत में रह रहा हो, तो उसको आराम से किसी भी दिक्कत नहीं, वो आराम से उसको नागरिकता मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको क्या करना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने वक्त ये ध्यान रखना है कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराएं तो वे ध्यान रखना है कि जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसके 6 महीने पहले से हम कहां पर रह रहे हो, भारत में रह रहे होंगे, तभी आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल होंगे। ये क्लियर हो गया आर्टिकल 6। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 7 के बारे में। क्या बोलता है आर्टिकल 7? आर्टिकल 7 जो है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान।
अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि मैं भारत से पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत मारकाट होता है, रहने लायक जगह नहीं है, बेकार की जगह है, फालतू की जगह है, मुझे फिर से अपने वतन लौटना है, भारत में लौटना है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, राजे रजवाड़े लोग थे, नहीं उनको पाकिस्तान उस समय पसंद आ गया था, बाद में लगा कि नहीं भाई पाकिस्तान तो बहुत बेकार जगह है, मुझे खुद फिर से इंडिया आना पड़ेगा। तो वैसे लोगों के लिए क्या है, तो कुछ ऐसे लोगों के लिए है, a person who has after the first day of March 1947 migrated territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizens of India। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान में चला जाता है तो उस व्यक्ति को भारतीय सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है तो वैसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता पूरे तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब यहां पर सुनिएगा, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि नहीं भाई मैंने गलत कदम लिए हैं, मुझे तो भारत में ही रहना है, तो वैसे सिचुएशन में नीड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। फिर वही रूल्स अपनाने होंगे कि अगर फिर से आपको भारत में आए हैं, भारत में आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने रहने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटेड ऑफिसर के पास, तब जाके फिर से आपको सिटीजनशिप मिलेगा। तो यहां पर पॉइंट को समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है 1 मार्च 1947 के बाद तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और फिर से उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैंने गलत कदम उठाया है, तो वैसे सिचुएशन में उनको भारत में 6 महीने रहना पड़ेगा और उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कहां पर, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये भी याद रखिएगा कि 1 मार्च 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले, ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 के बाद आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ अप्लीकेबल है 26 जनवरी 1985 तक था। यानी 1 मार्च 1947 के बाद से लेकर 26 जनवरी 1950 तक के जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड के बीच में कोई भारत से कोई पाकिस्तान चला गया हो और उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता अगर चाहिए था तो 26 जनवरी 1950 से पहले ही उनको मिलता, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप एक्ट लाने की प्रावधान की बातचीत की गई थी कि उसके बाद एक्ट आएगा, लेकिन जो एक्ट आया था वो 1955 में हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 तक ही एप्लीकेबल था। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स 8 के ऊपर, ठीक है। किसके बात करेंगे, आर्टिकल्स 8 के ऊपर। क्या है आर्टिकल 8? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउट्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति, उस समय भारतीय रजवाड़े के कुछ ऐसे राजा रईस लोग होते थे जो भारत पहले उनके पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो भारत से बाहर रह रहे हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए भी एक प्रावधान बनाया गया था कि अगर कोई भारतीय मूल के व्यक्ति हो और उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिली हो और उसे भारत की नागरिकता चाहिए हो, तो वैसे सिचुएशन में वो भारत की नागरिकता कैसे लेगा। इसके लिए क्या बोला गया, पढ़िए, कि खुद हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, आपकी नाना नानी, वी आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, उनके खुद माता पिता दादा दादी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, एंड हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और कोई दूसरे कंट्री का वो निवासी है, सो एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ ही हैज रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहां पर, भारतीय एम्बेसी में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बताएंगे कि मैं भारतीय मूल के हूं, हमारे माता पिता जो है यहीं पर जन्म लिए थे, भारत में जन्म लिए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, और लेकिन मैं बाहर रह रहा हूं और मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए। तो आप जाकर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, आपको प्रूफ शो करना हो कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आप खुद जो है अनडिवाइडेड इंडिया में आपकी जन्म हुआ हो, तो वैसे सिचुएशन में आप रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति के लिए बात कही गई है, ये बात को ध्यान रखिएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, आर्टिकल्स 9, 6, 7, 8 बिल्कुल टफेस्ट था। अब जो है आर्टिकल्स 9, 10, 11 बिल्कुल हलवा है। हलवा जो होता है ना बिल्कुल इजी है, इसमें ज्यादा दम नहीं है, ये बिल्कुल चुटकियों में हम लोग समाप्त करेंगे। अब आर्टिकल्स 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये कहता है, पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अदर कंट्री का, किसी फॉरेन कंट्री का वो सिटीजनशिप क्या लेता है, अक्वायर कर लेता है, तो वैसे सिचुएशन में उसको भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। यही बस आर्टिकल 9 में यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप अगर वो ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आर्टिकल 10 की बात करें, क्या है वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप का क्या वैलिडिटी है? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल रिमेन टिल दे डू नॉट डू एनी एंटी नेशनल वर्क। भारत में अगर बात किया जाए, नागरिकता के बारे में बातचीत चल रही है, यानी सिटीजनशिप की बात चल रही है कि भारतीयों की नागरिकता कब तक बनी रहेगी। ठीक है, भारतीयों की नागरिकता कब तक बनी रहेगी? तो भारतीयों की नागरिकता जब तक बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य ना करे, कोई एंटी नेशनल वर्क ना करे। अगर किसी को लगता है, कंट्री को लगता है कि एंटी नेशनल वर्क कर रहा है, ये किसी दूसरे राज्य देश से मिला हुआ है, हमारे बातों को दूसरे कंट्री तक पहुंचा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में इसे एंटी नेशनल वर्क बोलते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपको भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। यही था आर्टिकल 10 के बाद। ठीक है, अब आर्टिकल्स 11 के ऊपर बातचीत करते हैं। क्या है आर्टिकल 11? आर्टिकल्स 11 बिल्कुल सिंपल है कि पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी एक्ट होंगे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड कोई लॉ जो होता है वो कौन बनाता है? तो प्रेसिडेंट होगा, पीएम होगा, ये सब ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर होगा आपको पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये बिल्कुल सब काम को किया जाता है। गृह मंत्रालय को जिम्मा दी गई है, गृह मंत्रालय सारे पेपर्स को सौंपता है और ये पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय के द्वारा ही पेश करवाया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 7 के ऊपर, थोड़ा सा आपको एक बार एग्जैक्ट क्लियर कर देते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बातचीत किए थे कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर भारतीय नागरिकता आपको लेनी है तो भारत के आप मूल निवासी होने चाहिए, या फिर इनमें से 3, आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके पेरेंट्स भारत में रह रहे हो, और या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने आर्टिकल 6 की बात किया था कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होगा। तो पहला तो ये था कि वे खुद या फिर उनके माता पिता या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हो, या फिर इनमें से 2, इनमें से एक कोई। तो इनमें से एक मतलब यह है कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हो 19 जुलाई 1948 से पहले वैसे और अभी तक भारत में रह रहे हो, तो उनको आराम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट यह था कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको भारत में कम से कम 6 महीने रहना होगा, और 6 महीने रहने के बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 7 हम लोगों ने बात किया था कि वैसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, और बाद में वो लौटे हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला जाता है तो उसकी स्वतः समाप्त कर दी जाती है नागरिकता, और बाद में वो लौटते हैं तो लौटने के क्रम में नियम था कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर लौटते हैं तो वैसे सिचुएशन में उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको 6 महीने भारत में रहना भी होगा। तो वैसे सिचुएशन में आप यहाँ पे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। आर्टिकल 8 में हम लोगों ने बातचीत किया था कि वैसे व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हो, अगर उनको नागरिकता प्राप्त करनी थी तो उनके पेरेंट्स खुद या उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वो अनडिवाइडेड इंडिया में उनकी जन्म हुआ हो, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट अदर कंट्री के हैं, तो वैसे सिचुएशन में वो फॉरेन इंडियन एम्बेसी में जाकर वो रजिस्ट्रेशन करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स 9 में हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे वो खुद पे दूसरे कंट्री के जाकर वो क्या करते हैं, फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वैसे सिचुएशन में भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। और आर्टिकल्स 10 में हम लोग वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात किए थे कि सिटीजनशिप भारत का कब तक लागू रहेगा,
तो भारतीयों की नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि वह देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते, एंटी नेशनल वर्क तब तक नहीं करते, तब तक वो भारत के नागरिक उसे माना जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल्स 11 की हम लोगों ने बात किया था कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ होगा वो सारे लॉ किसके द्वारा बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और ये संसद में जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय के पास ये सारे चीज सौंपा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेनी हो तो वैसे सिचुएशन में क्या क्या रूल्स होंगे, जो कि आर्टिकल 5 से 11 की बात हम लोग किया। लेकिन अभी जो रूल्स है वो अलग है। अब जो है 26 जनवरी 1950 के बाद रूल चेंज हो गए हैं, उसके बाद नए रूल्स आ गए हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा, जो कि अभी के आधार पे हमें पढ़ना है। तो आपको पता होगा सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, तो 1955 में आया था। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद ये लागू किया गया था। इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ेंगे, एक तो अक्वायरिंग सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करना है, और अपने सिटीजनशिप को लूज कैसे करना है, मतलब उसको हटाने की बातचीत करती है, नागरिकता समाप्त होना जिसको बोलते हैं। अक्वायर करना मीन्स प्राप्त करना होता है, और लूजिंग मीन्स होता है समाप्त करना। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि हमारे एग्जाम जो है ये इस एग्जाम में ये डिटेल में नहीं पूछा जाता है, और जो हमें डिटेल्स में नहीं पूछाएगा, जहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे उस टॉपिक को डिटेल में पढ़कर हमें कोई फायदा नहीं है। जहां से क्वेश्चन आते थे मैं वो पढ़कर आपको बता दिया अच्छे तरीके से। लेकिन इसके भी ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि भारत में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अगर भारत की नागरिकता आपको प्राप्त करनी है तो 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है, तो बाई बर्थ है, बाई डिसेंट है, बाई रजिस्ट्रेशन है, बाई नेचुरलाइजेशन है, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वैसे राज्य जैसे भारत को अधिग्रहण करता है, यानी कि मान के चलिए कोई कल के डेट में कोलंबो है, कोलंबो को भारत का अपना हिस्सा बना लिया, तो वैसे सिचुएशंस में क्या होगा कि कोलंबो के जितने भी निवासी होंगे वो सारे भारतीय नागरिकता स्वतः प्राप्त कर लेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 5 बार अमेंडमेंट किया गया है। एक तो 1986 में, फिर 2003, 2005, 2015 और 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था CAA के नाम से, वो 2019 में ही है। वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, उसको कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। लेकिन ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि भारत में सिटीजनशिप लेना है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आपके पास 5 पॉइंट है, इसी 5 आधार पे आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर सिटीजनशिप आपको खोना है, ठीक है, सिटीजनशिप समाप्त करना है, तो समाप्त करने के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है। तो ये समाप्त करने के लिए 3 आधार है, बाय रिनंसिएशन है, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, सिटीजनशिप अपने आप खुद छोड़ देगा। ठीक है, बोलता है कि मैं भारतीय नागरिकता छोड़ रहा हूं, इसको बोलते हैं बाय रिनंसिएशन, खुद से छोड़ देना। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब कोई दूसरे देश का सिटीजनशिप प्राप्त कर ले, मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है वो USA का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसके स्वतः यह टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी टर्मिनेशन इसको बोलते हैं। और डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि आप भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हैं कोई फ्रॉड तरीके से, ठीक है, फ्रॉड किए हैं, गवर्नमेंट के पास जो पेपर दिए हो फ्रॉड तरीके से हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपकी नागरिकता खुद स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। तो सिटीजनशिप को समाप्त करने के 3 आधार हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन। और सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 आधार हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 ये याद रख लेना नाम, और ये तीनों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस पॉइंट से ज्यादा डिटेल करके पढ़ने कोई फायदा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन इतने ही आते हैं। ये मैं बता दूं कि किस एग्जाम्स के लिए मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो आप CUET UG दे रहे हो, ठीक है, CUET UG का एग्जाम देने वाले हो, CUET PG का एग्जाम देने वाले हो, लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो। अगर आप किसी का लॉ एंट्रेंस टेस्ट है तो इसके लिए आप पढ़ सकते हो, क्लैट का पेपर है उसके लिए पढ़ सकते हो, जनरल टेस्ट अगर किसी का होने वाला है, जनरल टेस्ट CUET UG की बात कर रहा हूँ, जनरल टेस्ट, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी
सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो को लाइक करने से हमारी मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।